बुलेटिन की शुरुआत आतंकवाद के विरुद्ध गुजरात एटीएस के बड़े एक्शन से। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 5 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि सभी आतंकी देश में बड़े पैमाने पर धमाके का प्लान बना रहे थे और इसके लिए गुजरात में ही कई बार ट्रायल भी कर चुके थे। देश में दहशत फैलाने की बारूदी साजिश का बड़ा खुलासा। देश के कई शहरों में धमाकों का प्लान। बम बनाए, कई बार धमाकों का ट्रायल किया। गुजरात समेत कई राज्यों में रेकी की। आतंक वाली प्लानिंग को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बड़ी वारदात से ठीक पहले इन आतंकियों पर एटीएस का शिकंजा कस गया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मॉड्यूल से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी देश में बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रच रहे थे और इसके लिए सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश ले रहे थे। रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। अब तक इस मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और जांच के बीच इन आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आईं। गिरफ्त में आए 3 आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे। बड़ी बात यह है कि ये 3 संदिग्ध आतंकी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद जैश फिर से खुद को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी कोशिश के तहत अपने मॉड्यूल के नेटवर्क को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी शहरों से दूर गांव में रहकर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। उनका मानना था कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी मुख्य रूप से शहरों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में वो आसानी से सक्रिय रह सकेंगे। हालांकि गुजरात एटीएस लंबे समय से इस पूरे मॉड्यूल पर गुप्त नजर बनाए हुए थी और इसी कोशिशों के तहत संदिग्ध आतंकियों पर ये कार्रवाई की गई है। गुजरात एटीएस में एक चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी खुले खेत में बॉम्ब बनाने की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। एक खुलासा ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। जांच के दौरान कुछ आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री के साथ साथ विस्फोटक उपकरण तैयार करने के संबंधित पीडीएफ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बड़ी बात यह भी सामने आई कि एटीएस की गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किया था। इन आतंकियों ने गुजरात में ही बम बनाए और ट्रायल भी किया। कई बार ये ट्रायल में कामयाब हुए और कई बार इनके बनाए बम नहीं फटे। गुजरात एटीएस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो आतंकी पकड़े गए हैं, आज जो 5 आतंकी पकड़े गए, उन्होंने कुल मिलाकर 8 ट्रायल किए थे। खुद ही बम बनाने की कोशिश कर रहे थे और 8 ट्रायल
उनके विफल रहे, एक भी ट्रायल में उनको सक्सेस नहीं मिला। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट से खरीदी थी और ये उनको जैश के द्वारा, जैश का जो हैंडलर है उसके द्वारा नहीं कहा गया था। फिर भी ये अपने आप उन्होंने खुद ये प्लान किया और ब्लास्ट जो है वो सिद्धपुर के आसपास जो खाली जगहें थी, बंजर जगहें थी और लोकेलिटी से दूर थी जहाँ पे लोग नहीं रहते थे, उन जगहों पे, वीरान जगहों पे ये ब्लास्ट किए गए थे। ये सभी लोग जो हैं वो मदरसाओं में जुड़े हुए थे, अलग अलग मदरसाओं से जुड़े हुए थे, पर मदरसाओं का कोई सीधा रोल इनकी एक्टिविटी में नहीं पाया गया। ये भी एटीएस ने साफ किया। इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है और ये छोटा मोटा काम कर रहे थे, पर ये गुजरात एटीएस का अब तक का एक बड़ा टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है, पकड़ा है कि जिसमें ये लोग खुद प्लान कर रहे थे। जैश के साथ तो संपर्क में थे ही, पर ब्लास्ट का प्लानिंग उन्होंने खुद किया था। अब तक जैश के इस मॉड्यूल के 13 संदिग्ध आतंकी गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हैं। इनकी निशानदेही पर कई और जगहों पर छापेमारी भी हो रही है। एटीएस जैश के नेटवर्क पर शिकंजा कसकर इसे ध्वस्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के पीछे पाटन जिले के खड़ियासन गांव में एक मदरसे को लेकर भी जांच एजेंसियों के बड़े दावे सामने आए। गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ के आधार पर चौंकाने वाले आरोप लगाए गए। आज तक की टीम सिद्धपुर तालुका के खड़ियासन गांव पहुंची और आतंकवादी मोहम्मद अयूब कड़ीवाला के पिता से बातचीत की। मोहम्मद अयूब के पिता ने बताया कि ये पूरी गतिविधि कैसे चल रही थी। एटीएस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, ये मोहम्मद अयूब कड़ीवाल। उसके पिता से हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जो मोहम्मद अयूब कड़ीवाल को एटीएस ले गई है, क्या पूरा मामला थे, आपको उसमें क्या पता था, क्या समग्र क्या घटना है, क्या कहोगे? इस बच्चे के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि वो 5-6 साल तक पहले हमारे गांव के मदरसे में पढ़ा। फिर उसके बाद 1 साल के लिए मैंने यूपी देवबंद में उसको पढ़ाया, जो हमारी बड़ी संस्था है। फिर वहाँ से पढ़ के आकर 6 महीना तो मेरे पास था। अच्छा। तो 1.5 साल तो उसकी कारकिर्दी में तो कुछ नहीं है, उससे पहले की बात है। तो मंडे के दिन एटीएस वाले आकर उसको लेके गए। अच्छा। फिर मेरे को कहा कि आप कल ऑफिस पे आना। तो मैं एटीएस के ऑफिस पे गया, फिर साहब से मिला, उन्होंने बच्चे को बुलाया, फिर हमारी बात हुई। तो साहब ने कहा कि इससे बॉम्ब बनाने की ट्राई करता था। फिर पूछा मैंने कि भाई तू सब कहाँ पे करता था? कहा वो अपने घर की छत के ऊपर। अच्छा। लेकिन छोटा मोटा वो अखतरा करता होगा, अच्छा। ट्राई कुछ करता होगा, लेकिन हमने तो आज तक किसी ने सुना नहीं है कि भाई कोई कुछ आवाज़ ऐसे पता ही नहीं चला कि क्या कर रहा था बच्चा, क्या? हाँ वो कर रहा था। मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता, वो शाम को आता। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले ये दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अच्छा, ओके। हाँ, तो मम्मी को तो हमारे दिमाग में तो ऐसी कभी बात आ ही नहीं सकती है। हमारे पड़ोस में वो माजी सरपंच भी हमारे रहते हैं, उनका भी अभी इंटरव्यू लिया सब पत्रकारों ने, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई आज तक हमने तो सोचा ही नहीं है और ये चीज़ हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती ना। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं हैं। अच्छा। हमें बहुत तकलीफ हुई है, ये हमारे देश के साथ है, ऐसा कुछ हुए वो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। एक प्रश्न ये है कि हमारा धर्म ये कहता है कि जिस देश में रहो मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, और ये देश हमारा ही है और हमें उसमें रहना है, इसी में पैदा हुए और इसी में मरेंगे। ऐसा कुछ कोई ऐसा संदिग्ध आदमी आपके घर पे आता था मिलने के लिए आपके बच्चों को, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि बच्चा आपके घर पे जब भी रहा, ऐसा कुछ मोबाइल में कुछ करता हो, आपके मोबाइल हो, किसी उसके पास कोई मोबाइल था, ऐसा कुछ आपको मालूम पड़ा था कभी? उसका मोबाइल था उसके पास, उसको मिलने तो कभी कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। उसके पास मोबाइल था और हर बच्चों के दोस्त तो होते हैं। अब वो किसी दोस्त के साथ मिलने गया तो हमें तो क्या पता दोस्त कैसा है, वो क्या कर रहा है। अच्छा, मोबाइल के अंदर हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम तो भी पुराने ज़माने की पीढ़ी हो गए, तो हमें इतना नॉलेज नहीं है। कभी उसके मोबाइल चेक कर लेते, लेकिन बाहर से तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। हमें कोई आज तक कभी शंका ही नहीं गई, कभी ऐसी सोच भी दिमाग में नहीं आई। कि अभी यहाँ से गांव के मदरसा से उसको पकड़ा कर ले गए हैं, उसके साथ 5 संदिग्ध लोगों को भी पकड़ के ले गए। आगे की जांच अभी शुरू है, क्या बाहर आता है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। परेश पटियार, आज तक, बनासकांठा। इस पूरे मामले पर आज तक की टीम ने गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए।
गुजरात एटीएस ने एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा है। इस मॉड्यूल में क्या चीज़ें अलग थी दूसरे मॉड्यूल से, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी हैं के सिद्धार्थ, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मॉड्यूल है उसमें जो 13 लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने पहली बार ये खुद जो है बम बनाने की कोशिश की, 8 बार उन्होंने ब्लास्ट किया। ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों इन लोगों ने ये कोशिश की कि बम बनाया जाए? क्या इनके दिमाग में था, क्या वो कुछ करना चाहते थे बड़ा? जो लास्ट टाइम जो हमारा केस था उसमें 8 एक्यूज है, उसमें जो मेन है, जो वन ऑफ द मेन एक्यूज जो हमको इंट्रोगेशन में पता चला अमीन शेर है, जिसके दौरान हमको ये पता चला कि उनका अलग से 6 और लोग थे इसके इंक्लूड करते हुए, जिनके पास एक सोशल मीडिया के मॉड्यूल से उनके आपस में जो शेयर करते थे बहुत सारे रेडिकल लिटरेचर शेयर करते थे, जिसमें से एक बुक था जिसका नाम है अकेला मुजाहिद जिहाद कैसे करे, जिसके अंदर बेसिकली ये क्लियरली मेंशन था एक्सप्लोजिव्स कैसे करना है और जिहाद में कैसे यूज़ आता है। उसको लेते हुए ये इन्फ्लुएंस हुए, उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाने हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स जो थे उसको लेके हुए जितना भी मटेरियल्स जो प्रोक्योर करना है, वायरिंग जो प्रोक्योर करना है, मैकेनिज्म के अंदर डेटनेट कैसे करना है, ये सारा यूज़ करते हुए इन्होंने अलग अलग जगह से उनको खुद के पैसा यूज़ करके इन्होंने डेटनेट उसको तैयार करना शुरू किया, जिसके अंदर 5 आरोपी जो है उनका नाम है बिलाल अबीद भाई शेरा, मोहम्मद आयूब खड़ीवाल, मोहम्मद आयूब भाई सुनसरा, शफी रही मुखी, मोहम्मद हुसैन हनीफ भाई करड़िया। इन 5 इंक्लूडिंग अमीन शेरा, ये जो लोग मिलके जैसे आपने बोला लास्ट 2.5-3 इयर्स में अराउंड 8 टाइम्स इन्होंने एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए ट्राई किया, जिसमें से 2 टाइम्स इन्होंने सक्सेसफुल भी हुए थे, जो बेसिकली उनके गांव के पीछे सेक्लूडेड प्लेस में इन्होंने ट्राई किया। इनका प्योर मोटिव ये था कि ये जब भी जिहाद होगा, उनके भाषा में जिहाद होगा, उस टाइम पे ये लोग तैयार होना चाहिए, और ये मसूद अजहर ने इनको कहा था, ऐसा इनका मानना था कि ड्यूरिंग हिज बयान उस हिसाब से एक्सट्रीमली रेडिकल थे, और जब भी ऐसा कुछ होता है ये लोग तैयार होके बेसिकली एक वॉर के टाइम के लिए ये लोग रेडी हो रहे थे। ये थे एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि 8 बार उन्होंने ट्राई किया था बम ब्लास्ट करने का और खुद कर रहे थे वो। मदरसा का कोई सीधा रोल नहीं है, पर वो उनका मीटिंग पॉइंट था और वहाँ उसी के पीछे उन्होंने ये कोशिश की थी। वो अपने आप को खुद वॉर के लिए तैयार करना चाहते थे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब वो तैयार हो और जिहाद में शामिल हो सके। ये उनका पूरा प्लान था। उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। इस बीच कच्छ से एक बड़ी खबर आ रही है। कच्छ के सरक्रीक में फिर से पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई। बीएसएफ के जवानों ने गश्त के दौरान ये नाव पकड़ी। इसके बाद कच्छ के समुद्री इलाके में सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी नाव के मामले में जांच शुरू कर दी। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नाव का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया था। नाव में कोई संदिग्ध सामान या व्यक्ति नहीं है, इस बारे में भी जाँच चल रही है। दमन अब देश की राजधानी दिल्ली से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ गया। दमन के नमो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए पहली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। अब तक दमन से दिल्ली जाने वाले पैसेंजर्स को पहले मुंबई या सूरत पहुंचना पड़ता था, जिसके बाद फ्लाइट मिलती थी। इस पूरी यात्रा में 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन अब नई फ्लाइट शुरू होने से ये सफ़र केवल 2.5 घंटे में पूरा होगा। यह पहली बार है जब दमन को दिल्ली के लिए डायरेक्ट एयर सर्विस मिली है। शांत समुद्र तटों और खूबसूरत पुर्तगाली किलों के लिए मशहूर दमन अब एक नई पहचान बना चुका है। दमन के नवनिर्मित अत्याधुनिक नमो एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई है। ये एयर कनेक्टिविटी के एक नए अध्याय की शुरुआत है। दमन के नमो एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ये सम्मान आमतौर पर किसी नए एयरपोर्ट के उद्घाटन या पहली बार उड़ान शुरू होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिया जाता है। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके उद्घाटन के मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दमन पहुंचे। उन्होंने कहा कि दमन से देश के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी जल्द ही उड़ान शुरू हो जाएगी। दमन की मैं बात करूं तो अभी से ही हमने प्लान रखा है कि यहाँ पे रनवे को एक्सपेंड करें ताकि बड़े एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे लेके आए। दीव का भी इसी तरह प्लान है। प्रशासक जी ने बताया कि वहाँ पे भी इतनी बड़ी संभावना है ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा सा नया टर्मिनल के साथ दीव में भी हम एक्सपेंड करें। और आगे जाते हुए हमारे मंत्रालय से उड़ान स्कीम जो आगे 10 साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो हमने एक्सटेंड किया,
उसके तहत 100 नए एयरपोर्ट आज देश में बनने जा रहे हैं, 200 हेलीपैड भी बनने जा रहे हैं। इसका लाभ हमारे देश को होगा। देश में जो टियर 2, टियर 3 सिटीज है, नॉर्थ ईस्ट है या फिर हिली रीजन्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिला जो हैं ये देश में, वहां पे एयर कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम करेंगे। इस एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली समेत प्रमुख शहरों से एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। दमन से पहली उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। दमन एयरपोर्ट खुलने से यहाँ के सभी लोग, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रवासी लोग हैं, उनको सहायता मिलेगी। और प्रवासी क्षेत्र में देखा जाए तो ये दमन एक टूरिज़्म प्लेस है। इस टूरिज़्म प्लेस को और बढ़ावा होगा और एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में मुंबई, अहमदाबाद और आने वाले अलग अलग जगहों पे कनेक्टिविटी शुरू होगी, जिससे दमन एवं आसपास के विस्तारों को काफ़ी फायदा होगा। नवनिर्मित नमो एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर दमन के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पहुंचने पर लोग एयरपोर्ट के सफल संचालन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। दमन में एयरपोर्ट शुरू हुआ, बहुत खुशी की बात है। इंडस्ट्रीज और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इंडस्ट्री वालों को जो अभी सूरत से और बॉम्बे से जाना पड़ता था, अब हमें घर पे ही हमारे फ्लाइट है, तो हम आएंगे भी यहाँ पर और जाएंगे भी यहाँ से, और यहाँ से जिधर भी जाएगा, क्योंकि आगे कनेक्टिविटी है तो यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, ऐसा हमारा विचार है। और ये बहुत अच्छा बनाया है। जाहिर है दमन के लोगों को अब दिल्ली पहुंचने के लिए गुजरात या महाराष्ट्र की ओर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। नमो एयरपोर्ट दमन के लोगों और कारोबारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। दमन से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मोरबी में 500 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं का गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने स्वागत किया और सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अमित चावड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानियों को नज़रअंदाज करके सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सुन रही है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के संरक्षण में सरकारी समेत विभिन्न सरकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। भ्रष्टाचार से परेशान होकर बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गुजरात के बहुचर्चित धारा कड़ीवार हत्याकांड में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया। जूनागढ़ कोर्ट ने मुख्य आरोपी सूरज उर्फ भुआजी लखाभाई सोलंकी समेत 5 को दोषी मानते हुए उम्र कैद सुनाई। 2012 में धारा कड़ीवाल ने अपने लिव इन पार्टनर सूरज के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, लेकिन बाद में समझौते के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे। 19 जून 2022 को धारा की हत्या के बाद उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मानव अवशेष बरामद किए जो महत्वपूर्ण सबूत बने। मेरी बहन को यहाँ से ले गए थे, झूठ बोल के अहमदाबाद जा रहे, हाईकोर्ट के अगला केस चालू था उसका 376 का, उस बाबत में ले गए थे यहाँ से। और यहाँ से ले गए, पर यहाँ उस सब ने प्लान कर दिया था कि बीच में उसको मार देना है। तो यहाँ से जूनागढ़ से अहमदाबाद ले, बीच में साइला गांव है, वहाँ पे उसकी ज़मीन है, वहाँ पे ले गए और पहले गाड़ी में ही मार दिया, गोला टप्पो दे दिए। फिर लाश को वहाँ वाड़ी में ले गए और लाकड़ा और सब डाल के उसको जला दिया लाश को। 2022 में मेरी बहन की हत्या हुई थी, जो सूरज बुआजी और उसके साथियों ने की थी, सब ने मिलकर की थी। और उस 4-7 के बाद आज कल कोर्ट ने उसे आजीवन कैद की सज़ा की है। उस बात पे मुझे बहुत खुशी है कि उसको सबको सज़ा हुई। और अब आपको सूरत के उन 3 ठगों से मिलवाते हैं जिन्होंने सरकार को ही चूना लगा दिया। सूरत पुलिस ने वडोदरा में फर्जी आरटीओ चालान और फर्जी सरकारी रसीदों के द्वारा जब्त वाहनों को छुड़ाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 3 को गिरफ्तार किया। आरोपी असली आरटीओ चालान की तरह नकली चालान और रसीदें तैयार करते थे। आरटीओ अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर मोहरों का इस्तेमाल करते थे। वाहन मालिकों से जुर्माने की रकम लेते थे, नकली रसीद देते थे। हैरानी की बात यह है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर वाहन मालिक पुलिस स्टेशन से अपने जब्त वाहन छुड़ा भी लेते थे। इसी तरह आरोपी 60 से अधिक लोगों के वाहन छुड़वा चुके हैं। पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ के द्वारा वाहन चेकिंग के दरमियान जो व्हीकल MV एक्ट के उल्लंघन के अंदर पकड़े जाते हैं, उनको मेमो दिया जाता है। वो मेमो जो है वो उनको RTO कचहरी में दंड जमा करके वो मेमो की रसीद यहाँ पर जमा करवानी होती है, तब उनके व्हीकल यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। तो उनको चौक्कस ऐसी हकीकत बरामद हुई थी कि ऐसे जो मेमो है उनकी जो रसीद आती है वो कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए डुप्लीकेट बना के
पुलिस स्टेशन में उसको प्रोड्यूस करके अपने व्हीकल छुड़वा रहे हैं। तो उस दिशा में ये पूरी टीम ने हमारी जो कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस टीम ने पूरा उसमें स्टडी किया और उनको जो शंकास्पद लग रहे थे ऐसे कुछ मेमो उन्होंने वेरीफाई किए। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।